करीब आज से 16-17 साल पहले जब मैंने अपना पहला ये लेंस लगाया था जो फेकिक आई वाला, जो लेडी थी वो -18 के कॉन्टैक्ट लेंस पहन रही थी, लेकिन उनको कॉन्टैक्ट लेंस से उनको प्रॉब्लम हो रही थी, वो टॉलरेट नहीं कर पा रही थी। तो वो आई तो उन्होंने कहा सर मेरी शादी को करीब 12-15 साल हो गए हैं, 15 साल 15 साल से मैंने जो है मुझे हमेशा सुबह जाके एक टूथपेस्ट में और एक अपने हस्बैंड की शेविंग क्रीम के अंदर अंतर करने में बहुत दिक्कत होती थी। मैं उंगली पे लगा के सूंघ के देखती थी कि क्या है। इनफैक्ट जो सबसे ज़्यादा पेशेंट जो लेसिक कराने आते हैं वो होती हैं 18 से 20 साल की लड़कियाँ। कॉन्टैक्ट लेंस लगा के सोना इज बिग नो नो, कभी नहीं। हेलो दोस्तों, सोशलाइज पर आपका स्वागत है और आप अपनी खूबसूरत आंखों से हमारे पॉडकास्ट को देख रहे हो, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पर आपकी इन खूबसूरत आंखों को दुरुस्त करने के लिए हमने आज एक स्पेशलिस्ट को बुलाया जिन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं आपकी आंखों के बारे में। आपकी आंखों से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं जीवन भर, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो एडल्ट हो, चाहे वो ओल्ड एज हो, क्या इश्यूज होते हैं, कौन सी एज में आते हैं और उनकी ट्रीटमेंट और सॉल्यूशंस क्या हैं, नेचुरल तरीके क्या हैं आपकी आंखों को ठीक करने के, चश्मा या लेंसेज लगाना क्या प्रेफर करते हो आप और क्या सही है क्या नहीं है। बहुत सारे मिथ्स भी हैं जो कि हमने डिबंक करे हैं। डॉक्टर धीरज गुप्ता सीनियर आई स्पेशलिस्ट हैं दृष्टि आई सेंटर गुड़गांव में। उन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों की आंखों को ट्रीटमेंट देना, उनको ठीक करने में लगाया हुआ है। आज उनकी बातें सुनिए, सोशलाइज पर पूरा एपिसोड देखिए। आई एम श्योर आपकी बहुत सी लर्निंग होगी और आपकी आंखें कैसे ठीक हो सकती हैं, और अगर जो पहले से ही अभी स्पेक्स नहीं लगा रहे हैं उनको आगे लगाने भी नहीं है, तो ये एपिसोड आपके लिए बना है। देखिए और एंजॉय करिए ऑन सोशलाइज। तो आज मैंने आपको बता दिया है कि हमारे शो पर आए हैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट, सोशल आइज और आइज के स्पेशलिस्ट डॉक्टर धीरज गुप्ता। सर वेलकम टू द शो। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आप आए और बहुत सारी बातें करनी है आपसे। हमारी जो बॉडी का सबसे डेलिकेट ऑर्गन है आई, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट भी है, उसके बारे में हमें बहुत सारे मिथ्स भी हैं जो कि बस्ट करने हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपसे जाननी है और लोगों तक पहुंचानी है, क्योंकि आज की एज में बच्चे हों चाहे एडल्ट हो, चाहे वो ओल्ड एज के लोग हों, आई से रिलेटेड इशू सबको है और वो इशू कैसे होते हैं और अगर हो जाएं तो उनको ठीक कैसे किया जा सकता है, वो आज हम अपने एक्सपर्ट से जानेंगे। सर अगेन वेलकम। थैंक यू वेरी मच। सर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो वैसे तो हम सब स्कूल में पढ़ते ही हैं आई का स्ट्रक्चर कैसा होता है, लेकिन एक बेसिक स्ट्रक्चर जो एक नॉर्मल हर इंसान को कुछ कुछ अपने बॉडी पार्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, तो एक बेसिक स्ट्रक्चर आई का क्या होता है, कैसा होता है? अभिषेक, आँख जो है वो शायद इंसानी शरीर की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है सांस के बाद। जी। अगर आपके पास, आप किसी भी तरह से ज़िंदगी गुजार सकते हो, लेकिन अगर आपके पास आँख नहीं है तो शायद ज़िंदगी गुजारना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। जी। और हमारी आँख, ये जो कैमरे हैं जिन पे आज रिकॉर्डिंग हो रही है, ये कैमरे असल में आँख के हिसाब से बनाए गए हैं। तो हमारी आँख में आगे पुतली होती है जो फोकस करती है लाइट को, बहुत ज़्यादा फोकस करती है, सबसे ज़्यादा इमेज उसकी पावर उसी की होती है। बीच में एक शटर होता है, जैसे हमारे कैमरे में शटर होता है, ऐसे हमारी पुतली होती है। वो धूप में छोटी हो जाती है, रात में बड़ी हो जाती है, क्योंकि धूप में कम रोशनी चाहिए, रात को ज़्यादा रोशनी चाहिए। और उसके पीछे हमारा नेचुरल लेंस जो कि फोकस करने में मदद करता है, और फाइनली पर्दा जो कि हमारी इमेज बनाते हैं, जिस पे इमेज बनती है जो ब्रेन को जाती है। जी। ये हमारी आँख का बेसिक स्ट्रक्चर है। साथ में हमारी पलकें जो एक प्रोटेक्शन के लिए होती हैं कि भाई आँख के, और साथ में वो हमारे आँख के आगे की तरफ जो है वो खून की नस नहीं होती हैं, तो जो नरिशमेंट मिलता है वो आंसुओं से मिलता है, इसलिए आंसू बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। जी। उन आंसुओं का डायरेक्ट लिंक पलकों से होता है। पुष्पा के आंसू वैसे भी बहुत पसंद है। नहीं सर, बट हमारी पहले भी बात हुई, आपने बताया था कि बहुत सारी मेडिसिन भी हैं जो कि लोग प्रिस्क्राइब कर देते हैं, लेकिन वो नहीं लेनी चाहिए लोगों को विदाउट डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के लिए हम केमिस्ट के पास चले आते हैं, यार आंख में जलन हो रही है, कोई मेडिसिन दे दो, वो कुछ भी दे देता है। क्या मेडिसिन लेनी चाहिए ये डॉक्टर हमें बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आइज के इश्यूज के बारे में बात करेंगे। सर चाहे बच्चा हो, चाहे एडल्ट हो, चाहे ओल्ड एज हो, कुछ आई के इश्यूज हर एज में लोगों को हो ही जाते हैं। अब चाहे वो इश्यूज हो, चाहे वो कहते हैं कि एक शब्द है, चाहे वो अच्छा नहीं लगता सुनने में, आंख खराब हो जाना। तो आंख खराब हो जाना क्या है और हर एज कैटेगरी के हिसाब से वो अलग अलग क्या क्या ऐसी खराबी या इश्यूज आते हैं लोगों में? आँख का खराब होना हर इंसान के लिए अपने हिसाब से होता है।
कुछ लोगों के लिए आँख में जलन होना भी आँख का खराब होना है, कुछ लोगों के लिए आई फ्लू भी आँख का खराब होना है, और कुछ लोगों के लिए सिर्फ अंधा होना खराब होना है। आँख के साथ कुछ भी होने का मतलब खराब होना है। लेकिन जो आपने बात की कि एक ऐसी चीज़ जो कि किसी भी उम्र में होती है और हो रही है, वो है ड्राइनेस, आँखों की खुश्की, आँखों में आंसुओं की कमी, या आँखों तो आंसू जो है या तो बनने कम हो जाते हैं, या हम इतना ज़्यादा काम कर रहे हैं आँख से कि वो आंसू जो है वो कम पड़ते हैं। तो जब आपने कहा कि पुष्पा तुम्हारे आंसू मुझे अच्छे नहीं लगते, वो आंसू हैं ही नहीं। और मैंने आपको बस सबसे पहले बताया कि जो हमारी पलकें हैं वो एक शटर की तरह काम करती हैं और वो हमारे आंसुओं को रिप्लेनिश करती हैं। हम जो भी काम कर रहे हैं आज की तारीख में वो सारा स्क्रीन्स पे हो रहा है जी, डिजिटाइजेशन बढ़ता जा रहा है, स्क्रीन पे काम कर रहे हैं। एक स्क्रीन में और एक किताब में या कॉपी में जो फ़र्क होता है ये होता है कि स्क्रीन पे हम एकटक देखते हैं बिना पलक झपकाए जी, और हमारी जो पलक झपकना जो होता है उसी से आंसू बार बार आते हैं आंखों में, जो आंख को नरिश करते हैं। अब अगर आप पलक ही नहीं झपकाएंगे तो वो आंसू कहाँ से आएंगे? आंसू है नहीं, आंख ड्राई हो जाती है। और ये एक ऐसी चीज़ है जो आज की तारीख में शायद 4-5 साल के बच्चे से लेके और 90-100 साल के इंसान तक होती है जी। बस फ़र्क सिर्फ ये है कि बड़ी उम्र में वो उम्र के बढ़ते कारणों के साथ होती है और छोटी उम्र में स्क्रीन जी, चाहे वो पढ़ाई के लिए हो, चाहे वो खेलने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए। सर आज देखा जाता है कि छोटा सा बच्चा, चाहे वो 2 साल का है, चाहे वो 5 साल का है, चाहे वो 7 साल, ये एज ग्रुप ऐसा है कि बच्चों को स्पेक्टिकल्स लगना बहुत जल्दी शुरू हो गए हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? और पहले ऐसा नहीं होता था, मतलब अगर आज से 15 साल पहले चले जाए तो छोटे बच्चों में स्पेक्टिकल्स लगना उतनी फ्रिक्वेंसी नहीं होती थी जितनी आज है। ऐसा क्यों? कुछ हमारी अवेयरनेस बढ़ गई है। स्कूलों में जो है बहुत जल्द करीब करीब सब स्कूलों में आजकल आई टेस्ट होते हैं, तो जिन बच्चों को आँख की प्रॉब्लम होती है वो जल्दी पकड़ी जाती है। पेरेंट्स भी जो है आज की तारीख में बच्चों को चश्मा लगवाने से कम हिचकते हैं। तो पहले भी ये इशू था, लेकिन ये अब और भी बढ़ गया है। इसके अलावा एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे देखने में आई है और मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती है, वो होते अगर जैसे हमारे पास हॉस्पिटल्स में पेरेंट्स आते हैं, छोटा बच्चा होता है, उसको खाना खिलाना है जी, 6 महीने का बच्चा है, आप खाना खिला रहे हो, सामने आपने एक फ़ोन रखा है, उस पर एक कार्टून चल रहा है, बच्चा खाना खा रहा है। अभी मैंने आपको बताया कि लगातार स्क्रीन पे देखने से आँख में ड्राइनेस होती है। आप 6 महीने से वो आदत डाल रहे हो जी, ठीक है। और ऐसा देखा गया है कि आप अगर नज़दीक का काम ज़्यादा करते हो और आपकी आँख में माइनस नंबर होने की थोड़ी सी भी शंका है तो वो माइनस नंबर और तेज़ी से बढ़ता है। अब आपने 6 महीने के बच्चे को फ़ोन की आदत लगा दी, वो फ़ोन के बिना खाना नहीं खाएगा, वो फ़ोन खेलेगा, वो फ़ोन देखेगा, तो नंबर बढ़ेगा। तो ये अवेयरनेस एक पार्ट है। और कुछ जो है रेसेस के अंदर भी ऐसा होता है, ओरिएंटल्स जो एशियंस जो होते हैं जैसे चाइनीज़, जापानीज़, इनके अंदर माइनस नंबर ज़्यादा होता है जी। इंडियंस जो वी आर नॉट, हम ना चाइनीज़ हैं ना हम कॉकेशियंस हैं, वाइट्स भी नहीं है, हम में थोड़ा सा कम होता है और वाइट्स में और भी कम होता है। प्लस इसके अलावा एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट हो जाती है वो होती है एक्सपोजर टू लाइट। बच्चों में खासकर ये मैं सारी बातें बच्चों के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आमतौर पे ऐसा देखा गया है कि 18 से 20 साल के बाद नंबर स्टेबल हो जाता है, वो बढ़ता नहीं है। इसलिए जब हम कोई भी नंबर चश्मा हटाने की सर्जरी करते हैं, चाहे वो लेसिक हो, चाहे आप में लेंस डालना हो, वो हम 21 साल के बाद करते हैं क्योंकि तब तक नंबर स्टेबल। तो जो नंबर बढ़ने की जो समस्या है वो बचपन में ही है। मतलब 21 साल तक नंबर बढ़ना या घटना वो हो जाता है, उसके बाद एक स्टेबल नहीं होता, घटना नहीं होता। अच्छा, नंबर बढ़ता ही है माइनस। ये बात आपने बोली, ये बहुत ज़रूरी है लोगों को बतानी। दरअसल लोग यही सोचते हैं कि प्लस हो गया तो बढ़ गया, माइनस हो गया तो घट गया। तो ये बढ़ना घटना एक बहुत ही नॉर्मल क्या टर्म्स बन चुकी है लोगों की रोज की लैंग्वेज में। देखिए नंबर ऐसा एक मिथ है कि आपने चश्मा लगाया तो आपका नंबर या तो कम हो जाएगा या नहीं बढ़ेगा। ऐसा नहीं है। आँख का जो नंबर है वो एक सिंपल फिजिक्स है। आँख के अंदर मैंने बताया आपके लेंसेज होते हैं जो लाइट फोकस करते हैं। आँख का साइज़ होता है वो लाइट फोकस करता है। हमारे किसी भी लेंस के अंदर फोकल लेंथ होती है, पावर होती है, ठीक है। अगर उसमें मिसमैच हो जाता है तो वो लाइट फोकस नहीं होगी। ओके, तो आप क्या करेंगे? आगे एक लेंस लगाएंगे। अगर पावर ज़्यादा है तो प्लस लेंस लगाएंगे, पावर कम है तो माइनस लेंस, उल्टा सॉरी, पावर कम है तो आप प्लस लेंस लगाएंगे, पावर ज़्यादा है तो माइनस लगाएंगे उसको कम करने। ठीक है, वही चीज़ नंबर होता है। ठीक है, ठीक है। तो अब उसके अंदर आप चश्मा लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं उससे आँख की ग्रोथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो नंबर जो बढ़ेगा वो आँख की ग्रोथ के हिसाब से बढ़ेगा।
फ़र्क सिर्फ ये पड़ेगा कि आपको क्लियर दिखेगा। आपको क्लियर दिखेगा तो ऑब्वियसली आपकी ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी चलेगी। जी सर, बच्चों को लेकर खास तौर पर ना, जो आपने बात बोली कि पेरेंट्स क्या है कि 6 महीने की एज से ही बच्चों को, तो पेरेंट्स क्या रीजंस देते हैं इसके पीछे, मैं आपको बताता हूँ। तो पेरेंट्स का कहना होता है कि यार सिर्फ खाने के टाइम पे आधे घंटे के लिए ही तो दे रहे हैं। दूसरा पॉइंट कि हम अपने फ़ोन में नाइट विजन वाला मोड ऑन कर देते हैं, तो उससे ब्लू लाइट नहीं आती, तो वो बच्चे देख सकते हैं। और तीसरा पॉइंट कि यार अब बच्चों को इतना आदी नहीं बनाना कि बस खाना खिलाओ, उसका फोकस उस टाइम पे रहेगा, फिर वो अपना वापस जा रहा है, फिर वो बाहर भी जा रहा है, और हम बैलेंस बना रहे हैं एक तरीके से। तो ये ठीक है या फिर ये भी गलती है? मैं रिवर्स में शुरू करूँगा। आपने कहा आदी नहीं बनाना। आपने बच्चे को हर समय खाने के टाइम पे फ़ोन दिखाया है। जिस दिन आप फ़ोन नहीं दिखाओगे क्या बच्चा खाना खाएगा? नहीं। आदत डाल दी आपने। बिल्कुल। आपने चाहे नाइट विजन मोड लगाया, कुछ भी लगाया, मैंने उसके बारे में कोई बात नहीं की ड्राइनेस से। मैंने कहा लगातार देखना। जी। तो वो लगातार, तो आप जितने घंटे देखोगे, मतलब पलक नहीं झपका रहे बच्चे। एग्जैक्टली, बच्चा पलक नहीं झपका रहा। यही चीज़ अगर आप टेलीविज़न पे करते हो तो वो बहुत दूर होता है। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि आप टेलीविज़न दिखाते हुए खाना खिलाइए। मेरे हिसाब से, मैं भी एक पेरेंट हूँ, मेरा भी बेटा है। बच्चे को जब खाना खिलाना होता है, माँ बाप को मेहनत करनी चाहिए। आप जो है अगर उसको फ़ोन के सामने बैठ के खिला रहे हो, आप मेहनत नहीं कर रहे। आप अपना काम आसान करिए। आप मेहनत करिए, बच्चे के पीछे दौड़िए, बच्चे को दौड़ने दीजिए खाने के लिए। आप बच्चा जो है आपके साथ, उसका एक कनेक्ट बढ़ जाएगा। यस। आप अगर उसको बैठाए खाना खिला रहे हैं, बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा आप क्या खिला रहे हैं, बिल्कुल, क्या फ़ायदा? इससे एक बात और रिलेट करती है सर। एक्चुअली क्या होता है कि ये मैंने सुना है कि बच्चा अगर, और अगेन ये सारी बातें जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ये बहुत ऐसे हम लोग जो कॉर्पोरेट लाइफ में या मिडिल लाइफ में जो लोग होते हैं, उनके अंदर ये सारी गपशप चलती हैं, तो ये सारी बातें होती हैं। तो कि बच्चा अगर बैठ के खा रहा है और आप उसको फ़ोन दिला रहे हो, उसका फोकस भी डाइवर्ट हो गया, उसकी आंखें भी डाइवर्ट हो गई, तो अब वो खा रहा है तो वो ओवर ईट करता है। आप उसको पता नहीं चल रहा, उसके ऑर्गन्स उसको बता नहीं रहे कि तू ओवर ईट कर रहा है। कुछ टाइम बाद उसको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, और मे बी शायद उसको वॉमिट्स आती हैं या बीमार पड़ जाता है। तो फ़ोन को दिखाते हुए खिलाना एक ब्रेन के लिए भी एक गलत चीज़ है। बिल्कुल गलत चीज़, बिल्कुल। बच्चे को समझ में आना। आप बच्चे की जगह खुद को रख के सोचिए। आप देख रहे हैं और आप खाए जा रहे हैं, क्या आपका दिमाग जो है वो दोनों चीज़ें साथ साथ सोच पाएगा कि मेरा पेट भी भर गया और मैं देखे जा रहा हूँ? नहीं, बच्चे दिमाग का प्राइमरी फोकस फ़ोन है। यस। मैंने आपको, आप बच्चे को कुछ भी खिलाते रहते हैं, बच्चा खा लेता है। बच्चे को हम खाना क्यों खाते हैं? या तो पेट भरने के लिए या स्वाद के लिए। आप एक ही काम कर रहे हैं जी, क्योंकि सही नहीं है। करेक्ट सर। अब एडल्ट्स पे आ जाते हैं। अब हम बात करेंगे मे बी 17 साल 18 साल से लेकर जो बच्चे हैं वो 35 साल तक के लोगों में। तो यहाँ इस एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा जो आइज़ के इश्यूज रहते हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट लाइफ में जब कोई बच्चा कॉलेज के बाद या कॉलेज में भी पढ़ाई कर रहा है या स्कूल में पढ़ाई कर रहा है, फिर वो आ रहा है कॉर्पोरेट लाइफ में, लैपटॉप का, फ़ोन्स का, स्क्रीन्स का 24 घंटे उसको एक्सपोजर रहता है। और रेगुलरली कई लोगों की नाइट शिफ्ट है, कई लोगों की डे शिफ्ट है, तो पूरी रात हो सकता है कि अंधेरे में बैठ के देखना पड़ रहा है। आइज़ की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा इसी एज में आ रही हैं, और जो चश्मे लगने वाला जो एक इशू है वो भी इस एज में आ रहा है। मैं यहाँ पे एक पॉइंट और जोड़ूंगा, कुछ लोग स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करते हैं। अब कोई क्रिकेट खेलता है या फुटबॉल खेलता है, तो वो स्पेक्टिकल अगर लगा रहा है तो वो फुटबॉल खेल रहा है और वो अपना नौकरी भी करता है कहीं, तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया बैलेंस करना, क्योंकि वो क्रिकेट खेल रहा है, वो बॉल देख रहा है या वो बैट पकड़ रहा है, तो उसको विजन जो है कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है। ऐसी किसी और गेम में भी है। अब इस एज ग्रुप में क्या क्या दिक्कतें आपने देखी हैं और उनके जो सॉल्यूशंस हैं वो क्या है? अगेन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ड्राइनेस ही है, ड्राइनेस ऑफ आइज जी। और उसके अलावा जो आपने कहा कि अलग अलग जो स्पोर्ट्स के लिए चश्मा लगाने में प्रॉब्लम होती है, मैं एक चीज़ इसमें आपको बताना चाहूँगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे, बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं जब वो फील्ड करते हैं तो वो कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं, लेकिन जब वो बैटिंग करने आते हैं तो वो चश्मा लगा के आते हैं। अब मार्क करिएगा, कई ऐसे प्लेयर्स हैं। उसका कारण होता है, चश्मा लगा के यस आप गिरते हो, चश्मा टूट सकता है, आपको चोट लग सकती है, ठीक है, लेकिन चश्मे में जो क्लैरिटी होती है वो कॉन्टैक्ट लेंस में कभी नहीं आती है। प्लस कॉन्टैक्ट लेंस जो है अगर आप पलक नहीं झपकते तो ड्राई हो जाता है। ओके, ठीक है, इसलिए फुटबॉल जैसे जगह पर डेफिनेटली कॉन्टैक्ट लेंस लगाने में समझदारी है, क्योंकि वो बॉल आपके चेहरे पे लग सकती है। ठीक है, अब आप अगर, वो एक बीमारी नहीं है, वो एक ऑप्शन है। कॉन्टैक्ट लेंस कोई भी लगा सकता है, अनलेस
आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जिससे आप कॉन्टैक्ट लेंस ही टॉलरेट ना कर पाए। कुछ लोग इतने सेंसिटिव होते हैं कि आप आँख को टच करो वो आँख ही नहीं खोलते, लेंस जाएगा नहीं। जी। कुछ लोगों को एलर्जी होती है, कॉन्टैक्ट लेंस भी एलर्जी करता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है तो कॉन्टैक्ट लेंस जो है वो एक तरह से आपकी आँख चिपक जाती है, तो वो भी नहीं लगा पाते हैं। अदरवाइज़ ज़्यादा कई बार लोग, बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं कि जी मुझे लेंस लगाना है लेकिन मेरे पेरेंट्स नहीं लगाने दे रहे। ऐसा कुछ नहीं है। आपकी उम्र 12-13 साल से ज़्यादा है, थोड़ा-सा आप चीज़ों को सँभाल सकते हो, कॉन्टैक्ट लेंस लगाइए। लेकिन उसको पहन के सोइए नहीं, जी। ठीक है? जब आप कॉन्टैक्ट लेंस लगाए हो, आँख को मत धोइए, क्योंकि कॉन्टैक्ट लेंस चिपका हुआ होता है, आँख धोते ही वो हिल जाएगा और हिलते ही गिर जाएगा। जी। सबसे इम्पोर्टेंट, कॉन्टैक्ट लेंस लगा के स्विमिंग कभी नहीं करनी चाहिए, वो पानी में निकल जाएगा। यस। वो पानी में निकल जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा कॉन्टैक्ट लेंस का। और अगर आपकी आँख में कोई भी तकलीफ़ है, आप किसी भी कारण से लाल है, कॉन्टैक्ट लेंस मत लगाइए, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम होगी वो कॉन्टैक्ट लेंस के साथ बढ़ती चली जाएगी। जी सर, ये एडल्ट वाली एज में और क्या प्रॉब्लम्स होती है? नंबर ज़्यादा बढ़ना, नंबर कम होना? ऐसा देखा गया है, नंबर मैंने आपको बताया, नंबर आँख की ग्रोथ के साथ बढ़ता है, और आँख की ग्रोथ होती है वो 20-21 साल तक बड़ी ख़त्म हो जाती है, जैसे पूरे शरीर की ग्रोथ हो जाती है। जी। लेकिन एक चीज़ जो हमारी स्क्रीन के कारण हो गई है कि छोटे छोटे नंबर्स जो शायद हम पहले नहीं पहनते थे, 0.5, 0.75, वो भी आज की तारीख में ज़रूर पड़ती है उनकी, क्योंकि उसके बिना हमें आई स्ट्रेन होता है, हमें हेडेक होता है। जी। और हेडेक जो है वो हम जनरली सोचते हैं भाई आँख के कारण होता है, बिल्कुल होता है। इनफैक्ट किसी को भी हेडेक होता है और तो आपको डेफिनेटली आँख चेक करानी चाहिए, क्योंकि आँख उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण हो सकता है। ये नहीं है कि वही कारण हो, लेकिन डेफिनेटली एक कारण हो सकता है। जी। और इन सब के अलावा एलर्जी एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी उम्र में हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर बच्चों में और एडल्ट्स में होती है। सर कैसी एलर्जी है? ये जो हिस्सा है हमारा वेस्ट यूपी, हरियाणा, राजस्थान, यहाँ पे एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस होता है, एक बीमारी जो कई साल चलती है। कारण हम नहीं जानते, लेकिन गर्मी और डस्ट, इन दो चीज़ों से वो बढ़ जाती है। तो हर साल होली से दिवाली के बीच में एलर्जी होती है, दिवाली से होली के बीच में नहीं होती। जैसे मौसम ठंडा हो जाता है, एलर्जी कम। लेकिन वो सिचुएशन अब चेंज हो गई है, क्योंकि Pollution बहुत ज़्यादा हमारा जो पोल्यूशन सर्दियों का आता है, Right. वो हमें गर्मी की तरफ दोबारा ले जाता है। तो दिल्ली एनसीआर में तो पॉल्यूशन वैसे ही सर्दियों में बहुत आ जाता है। तो सर ये बहुत प्रैक्टिकल बात है कि पॉल्यूशन की जो इशू है, एयर पॉल्यूशन जब से दिल्ली एनसीआर की तरफ आया है, चाहे वो पराली जलाने से हो या फिर किसी भी कार की पॉल्यूशन की वजह से हो, उससे लोगों की एक तो गले की प्रॉब्लम, खराश और आंखों की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उस समय में भी आंखों के जो केसेस होते हैं प्रॉब्लम के, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते होंगे। आपने ऐसा ऑब्जर्व किया है? बिल्कुल। और होते हैं तो क्या प्रॉब्लम होती है, उसका क्या सॉल्यूशन है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस समय भी हमारे पास, जब पीक गर्मी है तो लोग आते हैं कि मेरी आंखें बहुत जल रही हैं। जलने का कारण सीवियर ड्राइनेस। हम एसी में बैठते हैं बहुत ज़्यादातर लोग, तो भी ड्राइनेस होती है, क्योंकि हम एसी अपने चेहरे की तरफ रखते हैं। ठीक है, उससे भी ड्राइनेस होगी। जो पोल्यूशन होता है, वही पोल्यूशन जब आँख में जाता है तो वही आपकी आँख में ड्राइनेस करता है, वही आपकी आँख में जलन करता है। तो जो चीज़ आपको गर्मी में आती है वही चीज़ आपको सर्दियों में आती है। ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट सेम रहता है। और एलर्जी, यहाँ एलर्जी डस्ट के कारण हो रही है, वहाँ एलर्जी पोल्यूशन की डस्ट के कारण। जी। प्रॉब्लम सेम है, सिर्फ ये जो हमें सिर्फ गर्मी में मिलता था, अब हमें सर्दियों के टाइम में भी दिल्ली एनसीआर वालों के लिए स्पेशल ये हाँ, दिल्ली एनसीआर वालों के लिए स्पेशल गिफ्ट है। स्पेशल गिफ्ट है। सर और जो एडल्ट की अगर बात करें तो एडल्ट्स में 2-3 प्रॉब्लम्स और होती हैं जो मैंने देखी है मेरे दोस्तों में। कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम होती है। कुछ लोगों को होता है कि बहुत देर तक अगर काम कर रहे होते हैं, ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, जैसे आपने बोला आंखों में जलन, वो ड्राइनेस की वजह से होती है। ड्राइव कर रहे होते हैं तब लोगों को ऐसा लगता है कि चक्कर आ रहे हैं, कभी कभी सर में दर्द ज़्यादा हो जाता है। इवन स्पेक्टिकल्स भी लगाए हुए हैं या कॉन्टेक्ट लेंस लगाए हुए हैं, तो वो लगा के भी लोगों को कभी कभी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये ठीक करने का क्या? देखिए, कलर ब्लाइंडनेस एक ऐसी चीज़ है जो पैदाइशी होती है, अनलेस कि आपको कोई बीमारी हो गई है पर्दे की, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन वो बहुत कम होती है। और कलर ब्लाइंडनेस का हमारे पास कोई इलाज नहीं है। कलर ब्लाइंडनेस बहुत माइनर लेवल से लेके बहुत हाई लेवल तक हो सकती है। और ज़्यादातर गवर्नमेंट सर्विसेज जहाँ पे कलर इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि आर्मी, डिफेंस के अंदर, वहाँ इसीलिए चेक किया जाता है कि कलर ब्लाइंडनेस होने से जो है आपको कलर नहीं पता चलते, तो कैमोफ्लाज जो होता है, जहाँ अपने आप को छुपाना होता है, वो मुश्किल हो जाता है। आप एक्सपोज हो सकते हो, तो आपके साथ साथ लोगों की भी जान को खतरा हो सकता है। इसलिए आर्मी, नेवी, एयरफोर्स वो बहुत पर्टिकुलर है इस चीज़ के बारे में।
सर आपके पास कोई ऐसे केस आए हैं कलर ब्लाइंडनेस को लेकर जिसमें ये डिफेंस फोर्सेस में कोई बच्चा जाना चाह रहा हो और वो कलर ब्लाइंडनेस की वजह से नहीं जा पा रहा हो? बिल्कुल आते हैं, बहुत रेगुलरली आते हैं, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस आपको तब तक नहीं पता चलती जब तक आपकी आंख चेक नहीं होती। जी। और आंख चेक कराने के लिए आप तब जाएंगे जब आपकी आंख में कोई इशू होगा। जब कोई Right. प्रॉब्लम ही नहीं है तो आप नहीं जाएंगे। और कलर ब्लाइंडनेस जो है रूटीन में चेक भी नहीं की जाती है। जी। तो जब इस तरह के बच्चे हमारे पास आते हैं हम उन्हें समझाते हैं इनका कोई इलाज नहीं है। और डिफेंस एक इकलौता प्रोफेशन नहीं है। राइट। ज़िंदगी अगर आपको आर्मी में नहीं मिलता एडमिशन तो ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती, आप और कुछ करिए। जी। लेकिन इसके साथ साथ ऐसी जो प्रोफेशंस हैं जहाँ कलर इम्पोर्टेंट है, जैसे आर्टिस्ट हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर्स हैं, या बहुत सिंपल सी चीज़ लोग जो है कपड़े की दुकानों में काम करते हैं, अलग अलग शेड्स के कपड़े दिखाने होते हैं, वहाँ भी कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम आती है। लेकिन हमारा दिमाग बहुत अडेप्टिव है, वो कई चीज़ों को जुगाड़ से किसी न किसी तरह से जी। पकड़ के काम चला देता है। जी, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि कलर ब्लाइंड हैं लेकिन वो ऐसी फील्ड्स में हैं और शायद उन्हें पता नहीं चल रहा है, उन्हें पता है तो उन्होंने अपने आप को ढाल लिया उस तरीके से कि वो काम कर रहे हैं। दिमाग एडजस्ट कर लेता है किसी ना किसी तरह। जी। तो वो उन्हें प्रॉब्लम नहीं आती है। जी सर, अब बात आती है अगर ओल्ड एज की, तो ओल्ड एज में कैसी आइज की प्रॉब्लम आती है और उनके सॉल्यूशंस क्या है? ओल्ड एज डिपेंड करता है आप क्या कहते हैं। मतलब आज मैं की अगर तारीख में 65 इज मैं अगर ओल्ड एज। लेकिन एग्जैक्टली सर, ओल्ड एज तो कुछ भी नहीं है दिल तो आपके दिल पे डिपेंड करता है कि आप कितने जवान हैं। ओल्ड एज तो कुछ होता ही नहीं है। बट अगर हम वो बात करें 50 अबव 50 से लेकर जितनी भी एज है तो उसमें ऐसी क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? मैं आँख के हिसाब से थोड़ा सा और प्रीपोन करूँगा। आँख के अंदर एक चीज़ आनी शुरू हो जाती है जो 40 से ऊपर आती है, पढ़ने में प्रॉब्लम। ओके। ज़्यादातर लोगों को वो कहते हैं कि हम बिल्कुल फिट है, हमें कोई बीमारी नहीं है, फिजिकली बिल्कुल फिट है, पर हमें नज़दीक का नहीं दिख रहा। वो स्पेशली आँख के लिए। आँख का जो लेंस होता है जो मैंने बताया था, वो लेंस जो होता है वो फोकस करता है नज़दीक और दूर के लिए। जी। उसकी जो फोकसिंग पावर होती है वो 40 के बाद कम होनी चली शुरू हो जाती है और वो करीब करीब ख़त्म हो जाती है जब तक आप 50-55 तक पहुंचते हैं। तो आपको अगर दूर का कोई भी नंबर है, चाहे वो माइनस का है, चाहे वो प्लस का है, चाहे ज़ीरो का है, उसमें नियर की आपको एडिशन ज़रूरत पड़ती है। ओके। यहाँ से ये लेंस की प्रॉब्लम शुरू होती है जो आगे चल के कैटरेक्ट बन जाती है जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है। ओके। ओके। उसके अलावा जो एक और चीज़ होती है वो होती है ग्लूकोमा, काला मोतिया। कैटरेक्ट इज सफ़ेद मोतिया और ग्लूकोमा इस काला मोतिया। ग्लूकोमा बहुत कॉमन है इंडिया में, एक्चुअली काफ़ी कॉमन है, लेकिन हमें पता नहीं चलता जब तक कि हम या तो बिल्कुल अंधेपन के कगार पे नहीं पहुंच जाते या अपनी आंखें चेक नहीं करा। और ट्रीटेबल है, ऐसा नहीं कि उसका इलाज नहीं है, दवाइयाँ हैं, आप डालिए, रेगुलरली चेकअप कराइए। वो डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर की तरह है। लेकिन सर इसके सिम्टम्स क्या हैं? अगर डायरेक्टली हम यहाँ ऑडियंस को बताना चाहें कि कोई 40 अबव 50 अबव आदमी देख रहा है तो ग्लूकोमा के और कैटरैक्ट के सिम्टम्स क्या होते हैं ताकि वो समय से पहले ये कैटरेक्ट का सिम्टम्स एक ही सिम्टम होता है, आपको कम दिख रहा है, बस कम दिख रहा है। हाँ, तो आप कम दिख रहा है, आप जाएंगे डॉक्टर के पास चेक कराने, तो वो डॉक्टर आपको बताएगा कि ब्लरी विजन होता है, ब्लरी विजन जी, कम दिख रहा है, धुंधलापन है, दैट इज इट जी। ग्लूकोमा के अंदर एक तरह का ग्लूकोमा होता है जिसमें आंख में दर्द उठता है शाम होते होते, वो एक तरह का ग्लूकोमा होता है। दूसरे में कोई सिम्टम नहीं होता, दूसरे में जब आप चेक कराते हैं तो ही पता चलता है, वरना नहीं पता चलता। जी। इसलिए उसको साइलेंट किलर कहा जाता है कि वो चुपचाप आंख की रोशनी को ख़त्म कर देता है। ओह। तो उसके लिए एक्चुअली मैं 3-4 चीज़ें कहना चाहूँगा। अगर आपकी फैमिली में आप जानते हैं किसी को ग्लूकोमा है, आपकी उम्र अगर 40 से ऊपर है, आपको डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर या हाई माइनस नंबर है, प्लीज़ अपनी आंखें रेगुलरली चेक कराइए ताकि ये पता चले कि आपको ग्लूकोमा तो नहीं है। जी बिल्कुल। सर डायबिटीज़ आपने बोला, डायबिटीज़ एक ऐसा इशू बन गया है जो कि हमारे देश में बहुत कॉमन है, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो बड़े एज, किसी भी एज में आप जाओगे ना, डायबिटीज़ का इशू सबको ही हो रहा है। डायबिटीज़ से आइज़ पे क्या इफेक्ट पड़ता है? डायबिटीज़ मेरी सलाह में शायद दुनिया की सबसे ख़तरनाक बीमारी है, क्योंकि वो एक नॉर्मल इंसान को नॉर्मल रहते हुए भी अंदर ही अंदर खोखला कर देती है और वो शरीर के हर हिस्से पे असर करती है, ऊपर से नीचे कुछ भी हो। आँख पे सबसे बड़ा जो डायबिटीज़ का असर होता है वो होता है आँख के पर्दे पे। जब डायबिटीज़, देखिए हम लोग डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर होता है तो हम कहते हैं, हम पूछते हैं किसी पेशेंट से, जी आपका डायबिटीज़ कंट्रोल में है, शुगर 200 से नीचे चल रही है। हम लोग आज की तारीख में नंबर्स पे बहुत जाते हैं। यस। हम ये नहीं रियलाइज़ करते कि डायबिटीज़ एक
चक्रवृद्धि ब्याज होता है बैंक में, क्यूमुलेटिव डिपॉजिट। जी। आप क्यूमुलेटिव डिपॉजिट पे आपने जितने पैसे जमा कर दिए, उसके बाद आप जब जमा करोगे ब्याज उसी हिसाब से ऐड होगा। वही डायबिटीज़ का सिचुएशन है। अगर आपकी शुगर 6 महीने तक बढ़ी रही तो जो नुकसान हो गया वो हो गया। उसके बाद अगर आपकी शुगर कंट्रोल रहेगी तो नुकसान वहीं लगा रहेगा। जब शुगर और बढ़ेगी तो वहाँ से शुरुआत होगी। ये नहीं है कि आपने कंट्रोल कर दी तो सब कुछ रिवर्स हो गया, ऐसा नहीं होता है। आँख में डायबिटीज़ के कारण आंसू नहीं बनते, ड्राइनेस हो जाती है, हमारी जो कोई भी इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है। जी। जो हमारा कैटरेक्ट है, डायबिटिक के अंदर कैटरेक्ट बहुत तेज़ी से बढ़ सकता है, शुरू होने से लेके और उस लेवल तक पहुंचना कि आपको दिखना ही बंद हो जाए, जी। बहुत तेज़ी से होता है। जी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जी। हम सब जानते हैं कि डायबिटीज़ में किडनी फेलियर होता है। आप लोगों ने भी शायद सुना होगा कि किडनी फेलियर हो सकता है। जी 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 जी। किडनी फेल हो जाती है। एक्चुअली मैं बस ऐड करना चाहूँगा, अभी हमारा जो लास्ट एपिसोड था वो किडनी ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट ही हैं, डॉक्टर सौरभ जोशी। उन्होंने बताया कि डायबिटीज़ किडनी पर बहुत ज़्यादा असर करता है और बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। आइज़ पर भी असर कर रहा है, तो आई थिंक डायबिटीज़ तो हमारे देश में बहुत कॉमन है। बहुत कॉमन। तो आइज़ की और ये किडनीज़ की प्रॉब्लम, तो अगर अब चेकअप कराने हम गए, 140 करोड़ लोग हैं, तो काफ़ी लोगों को मुझे लगता है कि प्रॉब्लम्स मिलेंगी। इनफैक्ट अगर जिन लोगों को किडनी पे असर पड़ता है डायबिटीज़ के साथ, ज़्यादातर लोगों को आँख पे भी असर पड़ता है। आँख के अंदर खून लीक होना, पानी लीक होना। डायबिटीज़ का जो बेसिक चीज़ होता है, डायबिटीज़ शुगर है। शुगर आपकी खून की नसों को गला देती है या खून की नस को ब्लॉक कर देती है, क्योंकि वो गाढ़ा हो जाता है। जब खून ही नहीं जाएगा तो वो हिस्सा मर जाएगा। अगर वो गल जाएगी नस तो उसमें पानी लीक होगा, खून लीक होगा। आँख के अंदर अगर खून और पानी लीक होता है, उससे जो है आँख की रोशनी जा सकती है, और अगर ये बार बार होता है तो वो आपको परमानेंटली अंधा कर सकते हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि जब भी आपको डायबिटीज़ हो, साल में एक बार आँख ज़रूर चेक कराइए। और अगर आपको आपके आँख के अंदर डायबिटीज़ के कोई लक्षण मिलते हैं तो आपको खुद ही बता दिया जाएगा कि आप प्लीज़ इसको जो है 6 महीने में दिखाइए। और अगर आप शुगर कंट्रोल करते हैं तो जैसे मैंने बताया, जो इफेक्ट हो गया है वो रुक तो जाएगा, लेकिन आपने बीच में छोड़ दिया तो फिर से वापस से शुरू हो जाएगा। सर, ये बहुत देखा गया है कि अब गुस्सा करते हैं जब लोग, बीपी ऊपर नीचे शूट करता है अचानक से, तो कभी कभी आंखों में ऐसे लाल धब्बा बन जाता है, तो वो किस चीज़ से बनता है, वो क्या रीज़न होता है? हमारी आँख के अंदर जो सफ़ेद है, ब्लैक के बराबर में सफ़ेद है, वहाँ पे बहुत पतली खून की नसें होती हैं, बहुत ही पतली। तो जब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो नेचुरल जो हमारी बॉडी का जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है वो ये होता है कि वो खून की नस को जो है वो सिकोड़ता है ताकि वो एकदम से फटे नहीं। लेकिन जो बहुत ही पतली नसें होती हैं उनके अंदर इतनी ताकत नहीं होती कि वो सिकुड़ पाए जी। वो फट जाती है। लेकिन जो आप आँख में धब्बे की बात कर रहे हैं वो शायद 1 बूंद खून होगा, सिर्फ 1 बूंद, 2 बूंद, 4 बूंद, इतना ही होता है। लेकिन दिखता है तो इंसान डर जाता है कि ये क्या जी, बिल्कुल बिल्कुल। इवन जो लोग गुस्सा करते हैं अचानक से हाइपर हो जाते हैं, उनके साथ तो होता है कि थोड़ी देर बाद, और बहुत कॉमन हो जाता है। तो ये लॉन्ग टर्म में अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इट इज़ नॉट गुड फॉर योर आई। नहीं, आँख पे असर नहीं पड़ता है, लेकिन मतलब इस हिस्से पे नहीं जहाँ आपको लाली आ रही है। लेकिन जैसे मैंने बताया, डायबिटीज़ की तरह आँख की नसें सिकुड़ रही हैं, अंदर अगर खून की नसें सिकुड़ेंगी तो खून कम मिलेगा, चाहे वो आँख की नस हो, चाहे वो आँख का पर्दा हो, चाहे वो शरीर का कोई भी हिस्सा हो। तो अल्टीमेटली तो वो असर करता ही है जी। उस हिस्से को कमज़ोर बना देता है, उस हिस्से का काम जो होता है वो कम हो जाता है, फंक्शन कम हो जाता है, उसका काम नहीं हो पाता, तो दिखता नहीं। घूम फिर के बात इसी चीज़ पे आती है कि लॉन्ग टर्म में अगर ये प्रॉब्लम रहती है तो आपको जो है दिखना कम हो सकता है। ओह, तो अगर देखना है लंबे समय तक तो गुस्सा करना कम कर दीजिए। सबसे बड़ी बात तो ये है। डॉक्टर, एक बहुत बड़ा इशू है जो जब बच्चा पैदा होता है वो उसके साथ ही शुरू हो जाता है, और कई बच्चों में ठीक भी हो जाता है, कई बच्चों का वो लाइफ टाइम होता है, तो उससे इंसान का, चाहे वो नौकरी कर रहा हो, चाहे वो कुछ भी कर रहा हो, एक कॉन्फिडेंस पे बहुत असर डालता है। वो इशू है बहंगापन। तो ये क्या बीमारी है, ये क्या प्रॉब्लम है, और इसको सॉल्व कैसे और कब किया जाता है सर? बहंगापन असल में हमारे समाज में एक ऐसी चीज़ है जो शायद सबसे ज़्यादा हीन भावना लाती है इंसान के अंदर, जी, आँख के अंदर। मतलब उससे ज़्यादा तभी होता है जब आपका हाथ ना हो या आपका पैर ना हो। आई थिंक उससे ज़्यादा कोई और ऐसी बीमारी नहीं है जिससे इंसान के कॉन्फिडेंस पे असर पड़े, जैसे आपने कहा। राइट। कई कारण होते हैं। शॉर्ट में आपको नंबर हो सकता है, नहीं पहने तो बहंगापन आ सकता है। नेचुरली हमारी जो आँखें होती हैं उनकी मसल्स होती हैं जो आँखों को अपनी जगह पे रखती हैं। अगर उसको पैदाइशी रूप में ही उस मसल के अंदर कोई मसल ज़्यादा काम कर रही है, कोई कम काम कर रही है, कोई कमज़ोर है, तो बहंगापन आ सकता है।
और ऑफ कोर्स अगर चोट लगती है बड़ी उम्र में या कभी भी चोट लगती है तो जो हमारी नसें उस नर्व को काम करने के लिए कह रही हैं उस नस पर डैमेज होता है तो भेंगापन आ सकता है। जी अब जो सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम होती है वो होती है बच्चों का भेंगापन। जी 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 जो कुछ बच्चों में तो 3 महीने, बच्चा जब देखना शुरू करता है, चीज़ों को फोकस करना शुरू करता है, वो 3 महीने की उम्र पे करता है। उससे पहले बच्चे को कुछ खास नज़र नहीं आता। जी तो अगर आप देखेंगे बच्चे को तो बच्चा 3 महीने पे नज़र मिलाना शुरू करता है। ठीक है, तो वो माँ को पहचाना है, जो जिसके पास भी बच्चा आता है उसको पहचानना शुरू करता है। भेंगापन करीब करीब उसी के आसपास शुरू होता है कुछ बच्चों में। जी तो भेंगापन होना अपने आप में डरावनी बात नहीं है। भेंगापन का बड़ा सिंपल सा इलाज है, आप जाइए दिखाइए। बहुत सारे बच्चों में सिर्फ चश्मे की ज़रूरत होती है, लेकिन फिर ये मत सोचिए कि चश्मा जो है उससे मेरे बच्चे की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। जी चश्मा एक कपड़े की तरह है। जैसे आपको ठंड के अंदर स्वेटर पहनने की ज़रूरत पड़ती है, आपकी आँख फोकस नहीं कर रही, आपने चश्मा लगा लिया, जी तो आप चश्मा लगाइए। कुछ कुछ बच्चों में ऑपरेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। बहुत लंबा चौड़ा ऑपरेशन नहीं है, आँख को नुकसान होने का चांस बहुत ही मामूली होता है और इंसान के कॉन्फिडेंस लेवल में बहुत ज़बरदस्त उछाल आता है। जी जैसे ही बिल्कुल आँखें सीधी होती हैं, कई लोग जो होते हैं, मतलब वो उन्हें ऐसा लगता है जैसे नई ज़िंदगी उन्हें मिल गई। डेफिनेटली सर, मतलब आई टोटली एग्री विद यू, क्योंकि मैंने भी ऐसे बहुत सारे, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनको ये प्रॉब्लम थी, और कॉलेज में जब हम पढ़ाई भी करते थे तो होता ये है कि एक बच्चे की लाइफ में ना हर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि मजाक बनाना उसकी कमज़ोरी बना देते हैं, चाहे वो आँख की हो, चाहे वो बॉडी में कोई भी पार्ट हो। तो वो कमज़ोरी से वो जूझे और फिर वो उनका कॉन्फिडेंस नेचुरली कम हो गया। तो अब वो बड़े होके जब उन्होंने देखा कि यार इसका ऑपरेशन भी होता है तो वो कराया, और उसके बाद जब वो कॉर्पोरेट लाइफ में अपनी जॉब लाइफ में घुसे तो नाउ ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, ही इज़ एट अ वेरी गुड प्लेस। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी चीज़ है इंसान की लाइफ, मेंटली और फिजिकली तो है ही। सर अब हम बात करते हैं क्योर्स की। तो आई हेल्थ को लेकर और आई जो प्रॉब्लम्स होती है, नंबर बढ़ जाना या नंबर जो भी इश्यूज आते हैं, इनको क्योर करने के क्या मेथड्स हैं? सबसे पहले जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है आज की तारीख में, ड्राइनेस का क्योर बहुत सिंपल क्योर्स है। ड्राइनेस हो रही है क्योंकि आँख जो है लगातार देख रही है, तो आप अपना स्क्रीन टाइम जितना कम हो सके रखें। जितना छोटा स्क्रीन का यूसेज है उसको जितना कम रखेंगे उतना फ़ायदा होगा। मैं जनरली अपने पेशेंट्स को कहता हूँ कि जो काम आपका फ़ोन की बजाय टैब या लैपटॉप पे हो सकता है, प्लीज़ उसको उस पर शिफ्ट मतलब आप बड़ी स्क्रीन बड़ा स्क्रीन यूज़ करिए, क्योंकि हम जितनी छोटी जगह पे देखते हैं हमें ज़्यादा निगाह गड़ा के देखना पड़ता है, हमारी पलक और कम झपकती है। दैट वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब ड्राइनेस, जैसे कि ड्राइनेस है तो आप अगर अपने अच्छा पानी पिएंगे, शरीर को हाइड्रेटेड रखेंगे तो ड्राइनेस कम हो जाती है। जी इन सब के अलावा नींद, हमारी ज़िंदगी भाग रही है, दौड़ रही है, हम चल नहीं रहे हैं आज की तारीख में। तो हम 3 घंटे काम करते हैं, 3 घंटे सोते हैं, 4 घंटे सोते हैं, 16-16 घंटे काम करते हैं, तो आँख को आराम नहीं मिलता। जी जब आपको आराम नहीं मिलता तो ये ड्राइनेस बढ़ती ही बढ़ती है। छोटे मोटे दर्द जो होते हैं वो बड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। आपने मेंटल स्ट्रेस के बारे में कहा, सिर दर्द के बारे में कहा, ये सारी चीज़ें ऐड हो जाती हैं। अगर आपको आँख को हेल्दी रखना है शरीर के किसी भी हिस्से की तरह, आप उसको आराम दीजिए। और आराम का ये मतलब नहीं है कि आप फ़ोन पे बैठ के और मूवी देख रहे हैं या गेम खेल रहे हैं, वो आँख का आराम नहीं है। आँख का आराम, आँख को रेस्ट देके सोना आँख का आराम है। ये है सबसे कॉमन चीज़ के बारे में। जी स्क्विंट के बारे में या भेंगेपन के बारे में मैंने आपको बता दिया। चश्मे से शुरुआत होती है, शायद ऑपरेशन। जो एक चीज़ जो आज की तारीख में हम बहुत कॉमनली लोग हमारे पास आते हैं कि जी मुझे चश्मा उतरवाना है। यस। तो चश्मा उतरवाने के 2 ही इलाज होते हैं। एक होता है लेज़र से होता है, एक होता है आँख के अंदर लेंस डालना। लेज़र जो मैंने बताया, आपकी आँख की जो फ्रंट की पुतली होती है जिसकी सबसे ज़्यादा पावर होती है, उस पे किया जाता है। अलग अलग तरीके हैं। कुछ लेज़र्स होती हैं जो थोड़ा सा बड़ा कट लगाती हैं विद लेज़र इटसेल्फ, और वो नंबर कर दिया जाता है। मैं उनके प्रोसेस के मैं टेक्निकल नाम लूँगा, मैं जो उसके कमर्शियल नाम है वो नहीं लूँगा। जी तो वो जो होता है लेज़र, जो लेसिक होता है, जिसको हम लेसिक कहते हैं, वो उसके अंदर लेज़र से झिल्ली उठाई जाती है, लेज़र से जो है नंबर हटा के झिल्ली लगा दी जाती है, वो काम ख़त्म हो जाता है। कभी कभी झिल्ली इतनी पतली होती है, जिन लोगों की आंखें थोड़ी सी पतली होती हैं उनके अंदर बहुत पतली झिल्ली उठाई जाती है। झिल्ली मतलब लेंस? नहीं, ये हमारी आँख की पुतली जो है वो करीब इतनी मोटी होती है
तो हम उसका ऊपर का हिस्सा ऐसे उठा देते हैं, वो झिल्ली होती है। ओके, यहाँ लेज़र किया और इसको वापस चिपका दिया। ठीक है। दिस इज हाउ लेज़र इज डन। और तीसरा जो होता है उसके अंदर एक ही लेज़र से, इन फर्स्ट के अंदर लेज़र जो होता है वो उस पर्टिकुलर हिस्से को जला के और उड़ा देती है। तीसरा जो एक मेथड होता है उसके अंदर वो जलाती नहीं है, वो दो हिस्से बनाती है, दो लेवल बनाती है और हम बीच का हिस्सा निकाल लेते हैं। ये जो हम आज की तारीख में जो हम कहते हैं लेटेस्ट, कुछ अलग अलग नाम हैं इसके, स्माइल, सिल्क वगैरह वगैरह। जो पहले वाला है वो फेम्टोसेकंड लेज़र कहते हैं, फेम्टोसेकंड लेज़र या ब्लेडलेस लेसिक कहते हैं उसको, जिसमें कुछ नाम है। सर आप इनके कुछ एवरेजली इनकी क्या प्राइसिंग होती है ये भी बता सकते हैं? प्राइसिंग जब डिपेंड करता है कि आप कितनी बड़ी या कितनी छोटी जगह पे करा रहे हैं, बट ऑन एन एवरेज लेसिक का जो प्राइस होता है 40,000 50,000 से लेके 1.25 लाख तक जाता है। सिल्क जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसकी बात कर रहे हैं आप? नहीं, मैंने आपको अक्रॉस द बोर्ड बताया। ओके, ठीक है, मतलब सबका कुछ कुछ डिफरेंट। जो मैंने आपको जो सिल्क स्माइल जो बताया, ये सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं क्योंकि ये सिर्फ फेम्टोसेकंड से करे जाते हैं। फेम्टोसेकंड जो होती है वो ऐसी लेज़र होती है जो एक बहुत ही छोटी जगह पे, छोटे पॉइंट पे काम करती है, उसका फोकस बहुत पॉइंट वाइज होता है। वो महंगी मशीन है जी, उसकी वर्किंग भी महंगी, वो कॉस्ट भी महंगी है और उसकी रनिंग कॉस्ट भी महंगी, इसलिए वो प्रोसीजर महंगा पड़ता है। तो सर लेसिक सर्जरी के बाद क्या लेंस भी लगता है आंखों में, और वो अगर लगता है तो उसकी कॉस्टिंग क्या होती है? लेसिक सर्जरी के बाद नहीं, लेसिक के अलावा लेंस लगता है। लेसिक सर्जरी की अपनी लिमिट है जी, हमें लेसिक करनी है पुतली पे, पुतली की थिकनेस है, हमें कुछ थिकनेस पुतली की छोड़नी है ताकि हमारी आंख जो है वो स्ट्रांग रहे। तो हमारे पास लिमिट हो जाता है 8, 9, 10, 11 भी, बट 10 मेजॉरिटी जो है वो 10 से ज़्यादा लोग नहीं करते हैं। मतलब आपका -10 से नंबर है या +5 या +6 से ज़्यादा, तो लेसिक नहीं हो पाता है, चाहे वो किसी भी तरह का हो। जी, ठीक है, उसके ऊपर अब नंबर तो जो है लोगों का +10, +12 भी होता है, +15 भी होता है और -25, 30 भी होता है। उनके लिए आँख के नेचुरल लेंस के ऊपर एक और लेंस लगता है जो कॉन्टैक्ट लेंस की तरह होते हैं। ओके, उसको हम फेकिक लेंस कहते हैं। फेकिक मतलब कि आँख के अंदर नेचुरल लेंस है, उसके ऊपर एक और लेंस लगे। ओके, उसकी कॉस्टिंग भी जो है वो सिलेंडर, नॉन सिलेंडर, उसकी कॉस्टिंग मान के चलिए आप करीब 80,000, 1 लाख से लेके 2-2.5 लाख तक पहुंच जाती है, 1.5-2 लाख तक, डिपेंड करता है कि आप किस तरह का लेंस लगवा रहे हैं एंड ऑफ कोर्स जो है कहाँ से लगवा रहे हैं। सर आपने बोला -30 तक नंबर होता है, तो आई थिंक ये तो एक्सट्रीम केस हो गया अभी, बिल्कुल, या फिर ये कॉमन है? नहीं। और प्लस में अगर बात करें? प्लस के अंदर जो मैंने अपनी लाइफ में देखा है वो करीब +12 तक मैंने मैक्सिमम देखा है। तो आपने माइनस में और प्लस में जो दोनों केसेस देखे, आपने क्या ट्रीटमेंट दिया और कितना पॉसिबल था और कैसे थे ये जो पेशेंट्स आए थे? मैं मतलब जानना चाहता हूँ कि उन लोगों को दिखता था, ब्लरी था या कितना दिखता था? देखिए, प्लस वालों की ज़िंदगी मेरे हिसाब से ज़्यादा ख़राब होती है क्योंकि उन्हें ना दूर का दिखता ना पास का दिखता है। माइनस वालों के साथ कम से कम जो कम माइनस नंबर्स होते हैं उनमें चश्मे के उतार के थोड़ा नज़दीक का ज़रूर दिख जाता है, लेकिन -25-30 में तो कुछ भी नहीं दिखता। तो ऐसी सिचुएशन में जब आपके पास प्लस के प्लस 4, 5, 6 तक लेसिक करते हैं, बहुत फ़र्क पड़ता है। कोई केस आपके पास आया ऐसा जी, एक्सट्रीम? एक्सट्रीम में +10 प्लस वाले नंबर्स के अंदर हम लेसिक सिर्फ 5-6 तक कर सकते हैं। लेंसेज हम डाल सकते हैं, लेकिन प्लस की आंखें थोड़ी छोटी होती हैं, ओके, तो उसमें लेंस डालना भी मुश्किल हो जाता है। वो लेंस के लिए भी जगह चाहिए, अगर वो जगह नहीं है तो हम नहीं डाल सकते। लेकिन माइनस वालों की आंखें बड़ी होती हैं इन जनरल, उसमें ये लेंसेज डाले जा सकते हैं और ये 21 नंबर तक कवर कर लेते हैं। तो जिस इंसान की पावर 30 है, अगर वो घट के 9 आ जाए तो कम से कम उसको स्पेक्टिकल लगा सकते हैं। हाँ, तो आप स्पेक्टिकल लगा सकते हैं। आपको कम से कम सड़क पे अकेले चल सकते हैं अगर आपने ना चश्मा ना कॉन्टैक्ट लेंस लगाया हो तो, वरना आप अकेले कहीं नहीं जा सकते। आप बता रहे थे कोई केस आपके पास आया? जी, इसके बारे में मैं करीब आज से 16-17 साल पहले जब मैंने अपना पहला ये लेंस लगाया था जो फेकिक IOL है, जो लेडी थी वो -18 के कॉन्टैक्ट लेंस पहन रही थी, लेकिन उनको कॉन्टैक्ट लेंस से उनको प्रॉब्लम हो रही थी, वो टॉलरेट नहीं कर पा रही थी। तो वो आई मेरे पास, मैंने उनको ये लेंस लगाया और मैंने उनको बता दिया जब कि आपका जो नंबर है वो 25 है, इसमें मैक्सिमम 20 से 21 से ज़्यादा कवर नहीं हुआ, उसके ऊपर आपको चश्मा लगाना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट लेंस आप लगा नहीं पा रही। उन्होंने मान लिया कि मैं लगा लूँगा। तो क्या उनको बिल्कुल नहीं दिखता था? उनको चश्मे के बिना तो बहुत ही मुश्किल था। 1 फुट, 1.5 फुट, 1 फुट 1.5 फुट मतलब शायद मैं भी आप मुझे नहीं देख पाए, हमारे बीच की दूरी भी इससे ज़्यादा है। तो उन लेडी को जब हमने ये लेंस लगाया एक आँख में, एक एक करके किया जाता है जी, जब हमने लेंस लगाया, तो वो जब दोबारा आई दूसरी बार दिखाने, तो उन्होंने आके एक बड़ी
इंटरेस्टिंग, लेकिन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ कही जो शायद हम लोग जिनको जिनको दिखता है हम कभी सोच भी नहीं सकते उस बारे में। राइट। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब, वो करीब उनकी उम्र 35 साल थी, तो उन्होंने कहा सर मेरी शादी को करीब 12-15 साल हो गए हैं, 15 एक साल, 15 साल से मैंने जो है, मुझे हमेशा सुबह जाके एक टूथपेस्ट में और एक अपने हस्बैंड की शेविंग क्रीम के अंदर अंतर करने में बहुत दिक्कत होती थी। मैं उंगली पे लगा के सूंघ के देखती थी कि क्या है। वो बोली आज पहली बार इस ऑपरेशन के बाद मैंने सुबह जाके कॉन्फिडेंटली टूथपेस्ट उठाया है और उसको खोल के चेक करने की ज़रूरत नहीं। वाह, अब आप सोच सकते हो उस इंसान की ज़िंदगी कितनी बदल गई। बिल्कुल। मतलब आपने अभी एक बात बोली कि हाँ, हमारी जो आंखें हैं उनकी डेफिनेटली सर ये एक पॉइंट है कि हमें हमें अपनी आंखों की या फिर किसी भी बॉडी पार्ट की इंपॉर्टेंस फील नहीं होती है जब तक वो ख़राब नहीं होती या फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है उसमें। तो जैसे कि मैम का अगर -30 था, -25 था, तो उनको इतना पास का भी नहीं दिखता था, और हम कितना इतना पास ही दिखता था, इतना इससे पास आगे दिखता, नहीं इससे दिखता। आगे नहीं दिखता था। तो हम कितना ग्रांटेड लेते हैं इन चीज़ों को, लाइफ को या फिर अपनी बॉडी को। जी, तो आई थिंक हमें इसको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, चाहे हमारी देनी आंखें हो चाहे कोई और बॉडी पार्ट हो। तो ये जो डॉक्टर साहब चीज़ें बता रहे हैं, अगर आपको ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स लगती हैं तो आप सही स्टेजेस पर, इनिशियल स्टेजेस पर जाकर डॉक्टर को दिखाएं ज़रूर, और एक बार आप कंसल्ट कर लें कि आपको अगर कुछ प्रॉब्लम्स फील हो रही हैं या फिर आप क्या करना चाहते हैं उन प्रॉब्लम्स का, उनसे बचना चाहते हैं। क्योंकि डॉक्टर साहब, जहां मैम ने शादी की बात बोली ना, एक प्री मैरिटल स्टेज भी आती है जहां पे स्पेक्टिकल लगाना या कॉन्टैक्ट लेंस लगाना, उससे ना लोगों की शादियों में बहुत प्रॉब्लम आती है, लड़कियों के लिए स्पेशली होता है। तो ऐसा कभी देखा है आपने? अब हमारे पास इनफैक्ट जो सबसे ज़्यादा पेशेंट जो लेसिक कराने आते हैं वो होती हैं 18 से 20 साल की लड़कियाँ। ओके। कि आज की तारीख में कुछ ऐसे आते हैं कि भाई मुझे नहीं लगाना है, लेकिन ज़्यादातर पेरेंट्स लेके आते हैं कि हमें शादी करानी है और लड़का नहीं मिलेगा अगर इसको चश्मा लगा हुआ है। और मेरी समझ में ये हमारे समाज की एक बुराई है। चश्मा लगा है तो लगा है, आप इंसान से शादी कर रहे हैं, उसके चश्मे से थोड़ी कर रहे हैं। जी। लेकिन यस, ऐसा होता है। और उसके अलावा एक और जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो होती है या बहुत बुरी चीज़ और भी है, कई बार हमारे पास ऐसी लड़कियां आती हैं, ऐसी औरतें आती हैं जो 35 साल की उम्र हो गई है, 38 साल की, यानी 12-15 साल हो गए शादी को, 20 साल हो गए, वो हस्बैंड के साथ दिखाने आती हैं और अलग से आके हमें बोलती हैं कि सर आप उनको बताइएगा नहीं कि मेरा लेसिक हुआ हुआ है। ओ, यानी कि उन्होंने ऑपरेशन कराया और अपने हस्बैंड को अपने इन लॉ से छुपाया हुआ है, अपने ससुराल वालों से छुपाया है, जो मेरे हिसाब से बहुत ही गलत है। क्योंकि आपने एक ऑपरेशन कराया है, कल को उसके कारण आपको या आपकी आंख में कोई भी दिक्कत आती है और डॉक्टर ये कहता है कि इनका ये हुआ हुआ है और इस प्रॉब्लम में इनको आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, तो वो जो आपने एक दूसरे के बीच में जो झूठ बोला है, उस झूठ से बहुत प्रॉब्लम आती है। वो अच्छी ये भी बहुत सही बात है। अगर आपके घर में भी कोई फैमिली मेम्बर है, उसकी शादी नहीं हो रही या फिर उसको कुछ ऐसा मानसिक दबाव झेलना पड़ रहा है सिर्फ स्पेक्टिकल्स की वजह से या फिर उनको नहीं दिख पा रहा है उस वजह से, तो आपको शायद उस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए यार, उनको एक्सेप्ट करना चाहिए एज दे आर। बिकॉज भगवान ने बनाया, भगवान ने अगर कुछ प्रॉब्लम हो ही है लाइफ में किसी भी बॉडी पार्ट से रिलेटेड, तो आई थिंक उसका क्योर डॉक्टर्स कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है क्योर, तो भी हमें लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए एज दे आर। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपसे बात करके जहां हमें मेडिकल आई के बारे में पता चल रहा है, मेडिकल लाइन के बारे में पता चल रहा है, वहीं हमें एक दूसरा एस्पेक्ट भी पता चल रहा है लाइफ का, कि हम सोशली एक ऑर्गन इंसान के जीवन में क्या उसका इंप्रेशन डालता है बाहर, और कैसे उस इंप्रेशन से इंसान जीवन भर जीता है। जी सर, बहुत सारे ऐसे मिथ्स हैं और स्पेक्टिकल्स को लेकर, लेंसेज को लेकर। स्पेक्टिकल या लेंसेज को अगर हम अलग अलग रखें तो स्पेक्टिकल भी सर 2-3 टाइप के होते हैं और लेंसेज की भी कुछ टाइप्स होते हैं। बेटर कौन है और कौन नहीं है आपके अकॉर्डिंग? बेटर अगर आप यूज़ करेंगे तो क्या यूज़ करेंगे इन रेगुलर टर्म्स, इन लॉन्ग टर्म? मैं तो चश्मा ही यूज़ कर रहा हूँ। खैर नहीं, दोनों की अपनी अपनी जगह है और दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। मतलब कि ये नहीं है कि अगर आपके पास लेंसेज है तो आप चश्मा नहीं लगा सकते, क्योंकि आप लेंस जो हैं उनके लगाने की एक ड्यूरेशन होती है। हर इंसान लेंसेज को, कुछ लोग 8 घंटे लगा पाते हैं, कुछ 10 घंटे, लेकिन अगर आपको नंबर -3 -4 नंबर है तो आप लेंस उतारते ही आपको चश्मे की ज़रूरत पड़ती है। लेंस कोई भी लगा सकता है, बशर्ते आपको जो है उससे एलर्जी ना हो या आप उसको टॉलरेट ना कर पा रहे
उसके अलावा लेंस में डस्ट वगैरह अगर जाती है तो ऑब्वियसली लेंस जो होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं या वो आपको इरिटेट ज़्यादा करते हैं। तो आप अगर ऐसी जगह पे जाते हैं तो आपको ऊपर से चश्मा लगाना पड़ता है, प्रोटेक्टिव ग्लासेस। जी। लेकिन लेंसेज का जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है वो होता है 3 या 4 नंबर के बाद। जैसे आप, क्योंकि जैसे आपका चश्मा मोटा होता चला जाता है, आपका फील्ड ऑफ व्यू वो रिस्ट्रिक्ट होता चला जाता है, क्योंकि हमें चश्मे के सेंटर से दिखता है, साइड से नहीं दिखता। राइट। ठीक है, इस हिस्से से नहीं दिखता। कॉन्टैक्ट लेंस में ऐसा नहीं है, कॉन्टैक्ट लेंस आपको पूरा फील्ड ऑफ व्यू देता है। तो वो एक एडवांटेज मिलता है जिन लोगों को ज़्यादा नंबर होता है। राइट। और तो उन लोगों के लिए डेफिनेटली कॉन्टैक्ट लेंस लगाना अच्छा है। और कॉन्टैक्ट लेंस कोई भी लगा सकता है जिसको लगता है कि मैं चीज़ों का ठीक ठाक ध्यान रख सकता हूँ। सिर्फ कुछ चीज़ें जो ध्यान रखने की होती हैं, कॉन्टैक्ट लेंस लगा के सोना नहीं चाहिए कभी भी। ऐसा क्यों? हमारी आंखों को जो ऑक्सीजन मिलती है वो हवा से मिलती है। जब हम सो जाते हैं तो हमारी पलकों की जो खून की नसें होती हैं उनसे मिलती है। लेकिन जब आप कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं तो जो ऑक्सीजन जा रही है वो ऑटोमेटिकली फ़िल्टर हो जाती है, मतलब उसकी मात्रा कम हो जाती है, लेकिन हवा में इतनी ऑक्सीजन है कि आराम से काम चल जाता है। जी। लेकिन हमारी खून की नसों में इतनी ऑक्सीजन नहीं है कि वो रात के समय जब आप 8 घंटे या 6 घंटे सो गए तो वो आपकी आँख को ऑक्सीजन दे सकें। ओके। ऐसे में जो आपकी ब्लैक पुतली जिस पर कॉन्टैक्ट लेंस लगा है उसको प्रॉब्लम आती है। इसलिए कॉन्टैक्ट लेंस लगा के सोना इज़ बिग नो, कभी नहीं। उसके अलावा जब आप कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं तो आपको डस्टी एरिया से बचाए, वो मैंने बता दिया। स्विमिंग नहीं करनी चाहिए कॉन्टैक्ट लेंस लगा के। कॉन्टैक्ट लेंस जो है वो आँख पे चिपकता है, हाइड्रोस्टैटिक मैकेनिज्म कहते हैं, जिससे पानी में जाते ही वो बह जाएगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है लगाने का। एंड कॉन्टैक्ट लेंस लगाने के बाद आँख को मसलना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप आँख को मसलेंगे वो अपनी जगह से हट के गिर जाएगा। कॉन्टैक्ट लेंस लगाने के बाद कोई भी दवाई करीब करीब नहीं डाली जाती है, लेंस ख़राब हो जाता है और दवाई का असर नहीं होता, वो वाला। ओके अब बाकी जी। और जहाँ तक चश्मों का सवाल है, चश्मे तो अगर आपको है तो लगाइए। आपको ज़िंदगी, आपको दुनिया अच्छी देखनी है, ख़राब थोड़ी देखनी है। सर लेकिन चश्मे भी 2-3 तरह के आते हैं, जैसे कि आजकल ब्लू कट लेंसेज भी आते हैं, देन पोलरॉइड होते हैं, और उसके बाद जैसे यूवी रे से प्रोटेक्शन के लिए भी अलग चश्मे आते हैं। इन अलग अलग चश्मों में क्या डिफरेंस है? और ब्लू कट वाले तो बहुत एक्सपेंसिव है जो कि आजकल बहुत चलते हैं, तो वो कितना यूज़ हो सकते हैं? ब्लू लाइट जो जिसे हम बचाना चाह रहे हैं, क्या इतनी है वो जिसे हम बचाना चाह रहे हैं अपनी आइज़ से? देखिए, ब्लू लाइट जो है वो अगर आप बहुत ज़्यादा देर तक स्क्रीन पे काम करते हैं तो कुछ लोगों की आंखों पे असर करती है और वो उसको टॉलरेट नहीं कर पाते। वहाँ ब्लू कट लेंसेज डेफिनेटली फ़ायदा करते हैं। ब्लू कट चीज़ों को डल कर देता है। ब्लू लाइट जैसे ही पहनते हैं तो वो हल्का सा डल हो जाता है। लेकिन अगर आपको स्क्रीन में प्रॉब्लम हो रही है, आप पहन सकते हैं। लेकिन एक जगह जहाँ मैं डेफिनेटली नहीं चाहता ब्लू कट लेंसेज हों, वो है बच्चे। ओके। हमने भी बात की कि हम लोग बाहर नहीं जाते हैं तो हमारा नंबर बढ़ जाता है। Right. आप लगातार जो है बच्चों को 6 महीने से आप फ़ोन दिखा रहे हो, तो अगर आप छोटे बच्चों को फ़ोन पे ज़्यादा काम करने देते हैं तो उनका नंबर, माइनस नंबर अगर है तो वो तेज़ी से बढ़ता है। अब वो इसलिए बढ़ रहा है कि उसके अलावा अगर आप बच्चे को बाहर नहीं खेलने देते, बच्चे को जो है विटामिन डी नहीं मिलता या बच्चे को सनलाइट नहीं मिलती, तो भी नंबर बढ़ता है। ओके। तो ऐसे में अगर आप ब्लू कट लेंस लगा देते हैं तो आपने उसकी जो लाइट है, अल्ट्रावायलेट लाइट, उसको रोक दिया है, ब्लॉक कर दिया। मतलब कुछ हद तक ब्लू लाइट भी एक एज तक बच्चों के लिए ज़रूरी है। उसके अलावा रूटीन में ब्लू कट लेंसेज के कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं है। एंटी ग्लेयर लेंसेज के मायने हैं। एंटी ग्लेयर एक और तरह के लेंसेज आते हैं जो ऑनलाइन जब रात को ग्लेयर पड़ती है, जैसे आप ड्राइव करते हैं और सामने से हेडलाइट पड़ती है, उसकी ग्लेयर होती है जो जिससे आपको नहीं दिखता है, उसके लिए यूज़ किए जाते हैं। वो डेफिनेटली यूज़फुल है, खासकर जो लोग ड्राइव करते हैं। आई थिंक वो तो हर कोई बंदा जो ड्राइव करता है, चाहे उसकी आइज़ में नंबर हो या ना हो, वो पहनना चाहिए। नहीं, अच्छा। वो सिर्फ नंबर वालों को पहनना चाहिए। ओह। क्योंकि आप अगर चश्मे के बिना पहन रहे हैं तो चश्मा जो है वो एक बैरियर है, वो क्लैरिटी को हमेशा कम करेगा। अगर नंबर नहीं है तो मत पहनिए, कुछ मत पहनिए, आप वैसे ही ड्राइव करिए। क्योंकि सर ऐसा बहुत जगह, इवन मेरे साथ भी है, मैं पर्सनली बताऊं तो किसी ने मुझे रेकमेंड किया कि आप लैपटॉप पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो आप एंटी ग्लेयर पहन लीजिए, या फिर ड्राइव करते हैं, लंबी ड्राइव करते हैं तो आप एंटी ग्लेयर पहन लीजिए, रात में आपको उससे बचाव हो जाएगा, ये जो लाइट्स आपके ऊपर पड़ती है। नहीं, आप जितने भी हमारे जो लेंसेज होते हैं वो दो काम करते हैं। बेसिक फिजिक्स जो हमने बचपन में पढ़ी थी, वो लाइट को जाने देते हैं और वो लाइट को फैलाते हैं। ठीक है, कितना भी आप एस्फेरिक बनाते हैं, थोड़ी सी लाइट फैलती है हर एक चश्मे। जी 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 जी। तो अगर आप जो है चश्मा लगाते हैं, चाहे उसमें एंटी ग्लेयर हो, थोड़ी सी लाइट तो फैलेगी। ओके।
वो आप बगैर चश्मे लगाए कम फैलेगी, तो ऑटोमेटिकली आपको फ़ायदा होगा। जो आप कह रहे हैं कि कंप्यूटर पे काम करते हैं, वो पहले एंटी ग्लेयर होता था, आजकल ब्लू कट होता है। राइट। और दोनों के असल में कोई खास मायने नहीं है, बशर्ते कि आपको स्क्रीन लाइट पे लाइट देखने में प्रॉब्लम हो रही है। सर एक राउंड है, एक मिथ राउंड मैंने रखा है स्पेशली जी। ये डॉक्टर सीरीज में, डॉक्टर्स जी। के साथ, जिसमें मैं ऐसे कुछ नॉर्मल मिथ जो होती हैं हमारी आई के बारे में मैं आपसे पूछूंगा, आपको जवाब देना है और हम जल्दी जल्दी इस राउंड को खेलते हैं, तो आपको जी। जल्दी जल्दी आंसर देना है। सर पहला तो ये कि सर दर्द जो होता है वो हमारी आई स्ट्रेन से रिलेटेड होता है, तो क्या हर बार जो सर दर्द होता है किसी को भी हो रहा है तो मतलब आंखों में प्रॉब्लम है? नहीं, सर दर्द के बहुत कारण होते हैं, लेकिन आँख उनमें से एक डेफिनेटली हो सकता है। आपको सर दर्द हो रहा है, प्लीज़ आँख चेक कराइए, लेकिन ये मत सोचिए कि आँख में ही प्रॉब्लम है। जी सर, नेचुरल चीज़ें खाकर या फिर आंखों में डालकर आंखों के जो नंबर हैं वो ठीक किए जा सकते हैं? नहीं, ये एक बहुत बड़ा मिथ है, लेकिन बिल्कुल नहीं है, ऐसा कभी नहीं होता है। सर एक बड़ी कॉमन चीज़ है कि ठंडे पानी से आंखें धोने से ऐसे राहत मिलती है, तो लोग बड़ा नॉर्मली उसको लेते हैं कि आप ठंडे पानी धोते रहो और आंखें ठीक रहेंगी, ऐसा है? नहीं, आँख के अंदर नॉर्मल आँसू होते हैं, आप जितनी बार धोते हैं तो वो आँसू हट जाते हैं और उसको रिप्लेनिश करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आँख को बार-बार धोना जो है, जैसे आप अगर दिन में 10 बार आँख धोते हैं, ये उसी तरह होगा कि आपने दिन में 10 बार जो है कुल्ला कर लिया। क्या आप 10 बार कुल्ला करना चाहेंगे? जितनी ज़रूरत हो उतना करिए। जी सर, गाजर खाने से या हरी सब्जियां खाने से आंखों की जो ये नंबर्स है वो ठीक किए जा सकते हैं, ऐसा है? नंबर नहीं, आपकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी होती है। ओके। और एक और मिथ इसी चीज़ से रिलेटेड है कि नंगे पैर जब आप नमी वाली घास पर चलते हैं तो उस पर भी आंखों पे कुछ असर पड़ता है? आँखों को रिफ्रेशिंग लगता है, जैसे शरीर को अच्छा लगता है, वो आँख पे वही असर करता है, बट उससे नंबर पे कोई असर नहीं करता। तो वो ओवरऑल हेल्थ अच्छा करता है, लेकिन उससे उससे जो है आपका चश्मा हट जाएगा, ऐसा नहीं होगा, वो रहेगा। सर चश्मे वाली बात पे ये है कि लोग सोचते हैं कि एक बार चश्मा लग गया तो अब नंबर बढ़ता रहेगा, तो ऐसा है? नहीं। ये हैबिट बन जाएगा आपकी? हैबिट बन जाएगा क्योंकि आपके दिमाग को पता चल जाता है कि क्लियर देखना किसे कहते हैं। तो जैसे ही आपने चश्मा लगाया और उतारेंगे तो आपको धुंधला दिखेगा, तो आप चश्मा लगा के रहेंगे। जी। बहुत छोटे नंबर्स में नहीं, बट अदरवाइज येस। लेकिन नंबर नहीं बढ़ता, नंबर मैंने पहले भी बताया है, नंबर आपकी आँख के हिसाब से साइज़ से बढ़ता है, जैसे आपकी आँख की ग्रोथ होती है। 18, 19 से 20 साल या 21 साल की उम्र तक नंबर को जितना बढ़ना होता है करीब करीब बढ़ जाता है, बशर्ते कोई और बीमारी ना आ जाए। जी सर, आई ड्रॉप्स की अगर बात करें तो लोग कोई भी मेडिकल से कोई भी आई ड्रॉप्स उठा के डाल लेते हैं, तो क्या ये सही है या गलत है? इसके अंदर आयुर्वेदिक आई ड्रॉप्स लोग बहुत डालते हैं, क्योंकि हमारे देश में आयुर्वेदा को ये लोग मानते हैं कि वो जो है वन स्टॉप सोल्यूशन है, आपने आयुर्वेदिक इलाज कर लिया तो हो जाएगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि वो आयुर्वेदिक डॉक्टर से नहीं कभी सलाह लेते हैं, राइट। मार्केट से उठाते हैं, डाल लेते हैं। जी। आँख के अंदर ऐसा तो शरीर में हर जगह होना चाहिए, लेकिन आँख के अंदर कोई भी दवाई, चाहे वो कैसी भी हो, उसको आपको अपनी आँख में बिना डॉक्टरी सलाह के नहीं डालना चाहिए। सिर्फ एक कैटेगरी की दवाई होती है जी। जो आप शायद कुछ दिनों तक अपनी आँख में डाल सकते हैं, अगर आपके पास डॉक्टर को दिखाने का टाइम ना हो तो। वो होते हैं आर्टिफिशियल टीयर्स। बहुत सारी कंपनीज़ के आते हैं, मैं कोई ब्रांड का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन कोई भी आर्टिफिशियल टीयर्स जो है आप एक बार अपनी आँख में डाल सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली उसके बावजूद एक बार डॉक्टरी सलाह लेना ज़रूरी है। जी सर, ग्लोकोमा का कहते हैं कि कोई क्योर नहीं है, क्या ये सही है? ग्लोकोमा का क्योर मैं नहीं कह सकता कि नहीं है। देखिए, शरीर में कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, ये ट्रीटेबल होती हैं, और कुछ बीमारियां होती हैं जो क्योरेबल होती हैं, जैसे मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, कि आपने इलाज किया ठीक हो गई। ये बीमारियां ट्रीटेबल होती हैं, मतलब इनसे दवाइयों से आप इनको कंट्रोल कर सकते हो। ग्लोकोमा इसी तरह की बीमारी है, आप दवाइयाँ डालते हैं, कंट्रोल हो जाता है। कुछ ग्लोकोमा इस तरह के होते हैं कि अर्ली स्टेजेस में, शुरू में आपने कर दिया तो वो क्योर भी हो जाते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि एक बार ग्लोकोमा हो गया तो आपको निराश हो जाना चाहिए कि अब मैं तो अंधा ही हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। नहीं, आप प्रॉपर इलाज करिए, आपकी पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी बिना किसी तकलीफ। सर आप फाइनली जो ऑडियंस है जो आपको देख रही है, और जो बच्चे हैं, जो जैसे आप बोल रहे थे कि बच्चों को लॉन्गर आवर्स के लिए स्क्रीन टाइम या ये वीडियोस नहीं, हमारा वीडियो 1 घंटे का होता है तो जो लोग हमारा वीडियो देखें उनको क्या प्रिकॉशंस, या कोई भी वीडियोस देखें उनको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, और आपका एक मैसेज यंगर जनरेशन के लिए या लोगों के लिए जिनको अपनी आईज
हेल्दी रखनी है और लंबे समय तक अच्छा अपनी आइज़ को रखना है? आँख एक ऐसी चीज़ है जो काम कर रही है और उसको आराम की ज़रूरत है। प्लीज़ आराम दीजिए आँख को। अच्छा खाइए, रेस्ट करिए। और रेस्ट का ये मतलब नहीं है कि आप स्क्रीन देखिए। आँख के लिए स्क्रीन रेस्ट नहीं होता है। जो काम आप छोटे स्क्रीन पे कर रहे हैं, अगर वो बड़े स्क्रीन पे कर सकते हैं, जैसे ये वीडियो आप टैब पे या लैपटॉप पे देखें, वो एक फ़ोन पे देखने से डेफिनेटली बेटर है। और इसके अलावा जो है, आप कोई भी दवाई बिना डॉक्टरी सलाह के ना लीजिए। अगर आपके आँख में कोई भी तकलीफ़ होती है तो ये मत सोचिए कि मेरी आँख ख़राब होगी। ऐसा नहीं है, चाहे वो चश्मा हो, चाहे कुछ भी हो। आँख है, अगर आपका जो शरीर के किसी भी अंग में कोई बीमारी होती है तो क्या हम कहते हैं कि हमारा ये शरीर ख़राब हो गया? नहीं, ऐसा ही है आँख की आँख। चश्मा है, लगाइए, स्मार्ट सा चश्मा लगाइए, हैंडसम दिखिए, किसने मना किया है? बिल्कुल, आजकल तो ट्रेंड बन गया है बिल्कुल। अच्छे-अच्छे चश्मे लगाने का। और हाँ, सर की ये बात बहुत सही है कि ये वीडियो अगर आप फ़ोन पे देख रहे हैं तो टैब पे देख लीजिए, और टैब पे नहीं तो बड़े-बड़े टीवीज़ आ चुके हैं यार, पूरी फैमिली के साथ देखिए। इतने अच्छे टॉपिक्स और इतनी अच्छी-अच्छी बातें हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अगर आप फैमिली के साथ देखेंगे तो आई एम श्योर आपकी फैमिली को भी कुछ ना कुछ इन बातों से लर्न करने को मिलेगा हर स्टेज में। थैंक यू सो मच सर, आप यहाँ पे आए। सोशल आइज पर आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर धीरज गुप्ता, और इतनी सारी बातें आपने हमें बताई, उसके लिए अगेन वी आर वेरी थैंकफुल। और आप लोग जो हमें देख रहे हैं, हमें प्यार दे रहे हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स और जो लोग आज ही जुड़े हैं, पहली बार जो वीडियो देख रहे हैं, आप देखते रहिए, पूरा वीडियो देखिए। आपके लिए आई एम श्योर बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में और जो दूसरी वीडियोस हमने बनाई है, सब में कुछ ना कुछ लर्निंग के लिए, सेल्फ ग्रोथ के लिए ज़रूर मिलेगा। या फिर एक चीज़ और कर सकते हैं, स्पॉटिफाई पर जाइए, कार में लगाइए, सुनते हुए जाइए। ऑफिस का रास्ता, ट्रैफिक जो होगा उससे परेशान मत होइए, बिल्कुल शांति से आराम से बैठिए, रिलैक्स होके। आंखों को आराम नहीं देना ड्राइविंग करते हुए, दिमाग को ज़रूर आराम दे दीजिए। चलिए, थैंक यू। सोशलाइज को सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए हमारे साथ।